Okay guys, so let's start third lecture on electrostatic part 1। इस लेक्चर में भाई हम जो करने वाले हैं वो हमारे जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड रिलेटिव परमिटिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भाई आपको जो समझना है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो आती है कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे कभी फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, वो भाई इस जो फॉर्मूला है या जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इससे क्लियर होगा आपको। ओके, तो भाई ये कितना काम का है आपको पता चल गया होगा वैसे तो, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो भी है कूलम्ब्स लॉ की वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स कि भाई आपके पास अगर कोई एक सिंगल चार्ज है, उसके पास अभी तक आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि भाई सिंगल कोई एक अदर चार्ज होगा तो उसकी वजह से कितना फोर्स, मैंने बोला इतने सारे चार्जेस अगर किसी एक चार्ज के आसपास मतलब Q2, Q3, Q4, ओके, Q5, Q6 एंड लेटर ऑन जो भी भाई आपको जितने भी लगाने हैं, अगर ये सारे चार्जेस हैं भाई तो इस Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, इन सब की वजह से वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने बड़ी आसान सी बात इनके लिए बताई कि आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको 1 बाय 1 स्टेप से चलना है और आपका काम हो जाएगा। क्या कि भाई इस पर लगने वाला फोर्स पहले आपको Q2 से निकालना है, Q2 कितना लगाता है और किस डायरेक्शन में लगाता है, Q3 कितना लगाता है किस डायरेक्शन में लगाता है, Q4 उसका डायरेक्शन, Q2, Q5 जितने भी फोर्सेज होंगे सभी के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो आपको पता करना है और उन सभी को ऐड करना है। तो भाई हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अनदर चार्ज पार्टिकल या सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन इट, या ऑल फोर्सेस का क्या होगा भाई वेक्टर सम होगा जो उनका इंडिविजुअल फोर्स है, इंडिविजुअल फोर्स जितना उन्हें लगा उन सबका क्या निकालना है आपको वेक्टर सम निकालना। ओके, सो आगे बढ़ते भाई। चलो भाई इनके बीच की डिस्टेंस ये हो सकती है, इनकी अलग हो सकती है, इसकी भी वो डिफरेंट हो सकता है, इसकी ज़्यादा डिफरेंट हो कोई, इसकी डिस्टेंस। भाई इनके बीच में डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे भाई बताओ, क्या नाम देना चाहिए? R12, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस इसको क्या बोलोगे? R13, इसको क्या बोलोगे? R14, R15, R16। अगर nth चार्ज होंगे तो nth चार्ज तक। ओके, क्लियर भाई? अब क्या निकालना आपको फोर्स कि Q2 ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, Q3 ने कितना लगाया, Q4 ने कितना लगाया, Q5, Q6 सभी का। मतलब आपको सिंपल सी बात ये लिखने की फोर्स ऑन 1 ड्यू टू ऑल कैसे निकालेंगे हम? F12 F1 प्लस F1/3 प्लस F1/4 एंड लेटर ऑन एंड सो ऑन। भाई जितने भी चार्जेस आगे आए सभी का वेक्टर सम निकालना। ओके, आपको सिंगल फोर्स का निकालने का तरीका क्या होगा, फार्मूला क्या होगा? तो आइए देखते हैं भाई इसका फार्मूला क्या है। कि अगर आपको F1/2 निकालना है जो कि हम लास्ट वाले में पढ़ चुके हैं, कितना होगा बोलो जल्दी से? F1/2 क्या K Q1 Q2/R12 का स्क्वायर, ये फार्मूला क्या था भाई? कूलम्ब्स लॉ ने ये फार्मूला दिया था आपको, ठीक है, इनटू यूनिट वेक्टर। भाई यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं हम, ये इतना जो है ये क्या है मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन एज इट इज F1/3 K Q1 Q3/R13 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R13। करेक्ट भाई, क्लियर है सभी को? ये सिस्टम समझ में आया? चलिए, तो आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को उठा के भाई यहाँ रख देना है। अब इसकी वजह से चाहे तो इससे हेल्प से एक फार्मूला बना सकते हैं कि इसमें क्या होगा भाई, सारे को जब ऐड करेंगे तो K Q1 जो है सब में से कॉमन आ जाएगा, K Q1 जो है सब में से कॉमन बचेगा क्या? Q2/R12 का होल स्क्वायर, Q3/R13 का होल स्क्वायर, और इनको सबको अपन ऐड करें तो भाई जनरल इक्वेशन जो फार्मूला आप इसको एक बार किसी रेफरेंस, जो भी रेफरेंस आपके पास है उससे जरूर से ट्राई करें। मैंने ये आपको प्रोसेस बताई, ये काम का नहीं है, इसका एप्लीकेशन काम का है। सिस्टम समझ में आना चाहिए, क्या करना है सभी का वेक्टर सम, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई इसके बेसिस पे देखो, तो F1 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बताना जरा? K Q1 Q2/R12 होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस K Q1 Q3/R13 होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 प्लस सो ऑन। भाई क्या कॉमन आ जाएगा कुछ, तो K Q1 कॉमन क्या बचेगा? Q2/R13
r12 स्क्वायर इंटू वेक्टर r12, q3 बाय r13 स्क्वायर इंटू वेक्टर r13, एंड लास्ट तक अगर हम जाएं तो भाई nth चार तक जाएं तो प्लस qn rn1 का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर r1n। ओके, ये फाइनल फार्मूला आपका बनता है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत कर सकते हैं भाई इसमें, चाहे तो आपको उसको अलजेब्रिक सम लिख सकते हैं भाई, I कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई, सम किसका होगा, जितने भी चार्जेस। इसको चाहे तो फोर्थ से रेफरेंसेस में ऐसा लिखा होगा कि KQ1 समेशन ऑफ QI बाय R1I स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1I कैप, वेयर I इक्वल 1 टू I इक्वल n। ये फॉर्मूला भी भाई, तो यहाँ पे 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सॉरी 2 से स्टार्ट होगा, I इक्वल 2 टू n। ओके, 2 3 4 5 जित के लिए आप करना चाहो। ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, क्लियर दिखा भाई, I इक्वल फ्रॉम 2 टू n। नोट कर लें इसको पॉज करके अच्छे से प्रॉपर। अब इसकी एप्लीकेशन करते हैं, मेन वो चीज़ है भाई, आ जाइए, कर लिया पॉज करके नोट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस भाई। तो क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है भाई, देखो पहला क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, इनको आप खुद से ट्राई करना पहले, ठीक। कि यहाँ पर आपका +2 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज, +2 कूलम चार्ज, और पूछा है कि भाई सेंटर में कोई चार्ज रखा है Q1, इसके ऊपर कितना फोर्स होगा, बताइए भाई कितना फोर्स होगा। कूलम फोर्स का ध्यान रखना, दिस फोर्स इज ओनली एंड ओनली एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग, एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग। ओके, दूसरा, तो यहाँ पर इसको जब अप्लाई करते हैं भाई, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा देखो ये इस तरीके से, मतलब ये -2 कूलम चार्ज और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, शायद से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अगर मान लें हम, ये +Q चार्ज लिया मान लो, तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में कितना भाई, इस F की वैल्यू कितनी होगी, F मान लेते हैं इसको, बोलो जल्दी से कितना, KQ1 Q1 और उसको मान लो Q2, या फिर इसको वैल्यू दे दो इसकी, -2 कूलम चार्ज है, डायरेक्शन इसको आपने को पता है, माइनस चार्ज के केवल मैग्नीट्यूड रख दो भाई, ठीक। Q1 × 2 अपॉन बाई डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस कितना है इनका, ये डिस्टेंस कितना था भाई, इसकी अगर साइड ऑफ स्क्वायर की साइड हम कितना एज्यूम करें, A एज्यूम कर लें, तो ये कितना A√2 का हाफ, A√2 का हाफ कितना भाई, A/√2। चलिए भाई, तो ये वाला कितना फोर्स लगाएगा, ये भी क्या इसके इक्वल फोर्स लगाएगा इधर, कितना FKQ1 2/A/√2। तो क्या आपको लगता है भाई ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या है, सेम है। जब इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो भाई दोनों का मैग्नीट्यूड देखो इक्वल, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, क्या ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो क्या सेम इधर भी होता है। तो ऐसा नहीं कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आपको उसके पीछे उसकी सॉल्यूशन लगाने के लिए बैठ जाना है, फॉर्मूला लगाने के लिए बैठ जाना, थोड़ा देखो इसको, तो ये बिना किए भी आप कर सकते हैं कि भाई ये भी -2 कूलम चार्ज, ये भी -2 कूलम चार्ज, और जो सेकंड चार्ज इनके लिए बनेगा फोर्स निकालने के, जो Q1 है वो तो कॉमन है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, इसका और इसका सेम होगा। जब सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स होंगे भाई, अपोजिट डायरेक्शन में एक करेंगे तो कितना, सेम लाइन पे एक करेंगे तो कितना होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स 0, एज इट इज़ इसका भी। जैसे कई क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, फिर डायरेक्ट आंसर बनते हैं, पर अगर आपको सॉल्व करके भी देना है तो इससे बन सकता है, आसानी से बना सकते हैं भाई। 2 इक्वल फोर्सेज हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ओके, क्लियर भाई इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसका। जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन मिले आपको, दूसरा भी मिल सकता है। देखो कंडीशन चेंज भी आ सकती है कि मान लो एक स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी A, यहाँ पर आपको 2 कूलम चार्ज, यहाँ पर 3 कूलम चार्ज, यहाँ पर 1 कूलम चार्ज और यहाँ पर 3 कूलम चार्ज दे दिया भाई, और बोल रहा है कि फोर्स फाइंड करो 1 कूलम चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर। तो देखो भाई सबसे पहले डायरेक्शन देखो, क्या ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो रिपल्सिव नेचर मतलब इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या इधर आएगा। ओके, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, क्या डायरेक्शन इधर होगा, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे ही होगा, हमेशा ध्यान रखना भाई, इसी लाइन जिस लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे को उसी लाइन पे फोर्स होगा। तो ये हो गया आपका F
अगर इसको मानो तो भाई ये भी क्या एफ ही होगा, दोनों सेम मैग्नीट्यूड हैं, दोनों को एफ मान लो। चलो अब थर्ड फोर्स इन दोनों को देख लिया हमने। थर्ड फोर्स क्या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा भाई, बिल्कुल मिडिल से पास होता है डायगोनल के डायरेक्शन में। ओके तो भाई यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, देखो आप इस फोर्स को थोड़ा सा देखो, ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है पहले तो, क्या ये डिस्टेंस a√2 होगा, इनके लिए तो सेम डिस्टेंस होगा, दोनों सेम डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं इसे ए एंड ए पे, ठीक। ये डिस्टेंस कितना a√2, दैट्स वाई ये फोर्स आप हो जाएगा आपका k 2 × 1 यानी कि 2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 2a²। ओके भाई इसका तो पता चल गया कितना फोर्स है, बोलो F कितना, k × 3 3 × 1 भाई, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब कितना है स्क्वायर a²। भाई इसका भी कितना आएगा k × 3/a²। फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं ध्यान रखना, F = k/Q1/Q2/r² का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ओके तो क्या ये दोनों फोर्स सेम दिखते हैं। अब बात हुई कि भाई यहाँ पे वेक्टर सम करना है अपने को, तो इन तीनों का वेक्टर सम करना है, तो क्या हम पहले दो का रिजल्टेंट निकाल के तीसरे के साथ ऐड कर सकते हैं, थर्ड के साथ ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है भाई, ये जैसे क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन आएंगे, तो जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, और अगर उनके बीच में थीटा 90 डिग्री, तो भाई रिजल्टेंट आएगा √2 टाइम्स ऑफ एनी वन ऑफ फोर्स फ्रॉम देम, उनमें से कोई से भी एक फोर्स का कितने टाइम भाई √2 टाइम्स, कितना टाइम √2 टाइम्स। ओके चलिए तो कैसे आया ये भी बताता हूँ। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो a² + b² + 2 cos 2ab cos थीटा। भाई थीटा अगर 90 तो cos 90 की वैल्यू कितनी 0, मतलब ये वाला पोर्शन हट गया आपका, 0 हो गया पूरा, अच्छी बात। अब देखो अगर यहाँ पे f² + f² करता हूँ मैं तो कितना आएगा भाई 2f², तो f√2 हो जाएगा ना। क्लियर, बात समझ आई। ओके तो भाई आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में कितना प्लस k3/a² × √2। अब इन दोनों का सॉल्व कर लो भाई, सम निकाल लो, k/a² बाहर आ जाएगा, k/a² क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, k/a² बाहर आया, अंदर क्या बचा 2/2 यानी कि 1 + 3√2। यस और नो, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, k/a² आपने कॉमन ले लिया, 2/2 बचेगा यहाँ से कितना भाई 1, और यहाँ से कितना बचा 3√2। ओके क्लियर भाई, कर सकते हैं सभी लोग। तो एक बार अच्छे से पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना कि क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ, और कुछ मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए शीट भी प्रोवाइड करूँगा, इनको सॉल्व करना आप। ओके चलिए तो क्वेश्चन नोट कर लें, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में असाइनमेंट में हमको वापस रिटर्न प्रोवाइड करें आप भाई सभी। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेक्टिलिनियर ट्राइंगल है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल भाई। इसकी साइड कितनी है भाई a, यहाँ पर 3 कूलम चार्ज, यहाँ पर 2 कूलम चार्ज, और यहाँ पर है 1 कूलम चार्ज, कितना 1 कूलम चार्ज। फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, ठीक। सेकेंड स्क्वायर, इसके सेंटर पे भाई 1 कूलम चार्ज रखा है, यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ पे भी 2 कूलम, यहाँ पर 5 कूलम, और यहाँ पर भी 5 कूलम चार्ज रखा है। नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। थर्ड एक रेगुलर हेक्सागोन है भाई, रेगुलर हेक्सागोन, इसके सेंटर पे 1 कूलम चार्ज रखा, और इसके आसपास सभी कॉर्नर पर 2 कूलम चार्ज प्लेस्ड है। तो भैया बताइए इसके सेंटर पे जो 1 कूलम चार्ज रखा है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। ओके तो अच्छे से प्रॉपर इसको ट्राई करें आप सभी लोग, और इनके आंसर हमको सेंड करें फिर से। ओके तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इससे बनने वाले क्वेश्चंस। क्या लगा लेंगे सभी लोग। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि भाई जितने भी फोर्स उस चार्ज पर एक्ट करे जिस पे अपने को फोर्स फाइंड करना है, उन सभी फोर्स का क्या निकालना है, इंडिविजुअल फोर्स जितना भी लग रहा है उसका क्या निकालना है भाई वेक्टर सम,
कि 2 ने जितना लगाया, 3 ने जितना लगाया, 4th ने जितना लगाया, 5th ने जितना लगाया, सबका क्या निकालना है, वेक्टर सम। कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको इसके लिए ज़्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है, आपको वेक्टर सम निकालते आना चाहिए। 2 वेक्टर का एडिशन आपको आना चाहिए और वो बहुत आसान है। अगर आपकी वेक्टर की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत अगर हो गई है तो भाई बहुत आसानी से अच्छे नंबर आप यहाँ पे इसमें स्कोर कर सकते हैं। ओके, कर लिया नोट? चलिए पॉज करके इसको ट्राई करने ला भाई अच्छे से पहले सभी लोग। तो अगले टॉपिक पर हम जाते हैं, अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, पहले तो हम इस बात को कर लेते हैं भाई परमिटिविटी इज व्हाट। परमिटिविटी इज व्हाट, तो परमिटिविटी एक्चुअल में क्या करता है भाई, सबको पता है कि ये जो फॉर्मूला हम लिखते थे F इक्वल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसमें जो K की वैल्यू होती थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या थी? K की वैल्यू क्या थी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर बाकी सारे को कांस्टेंट मान लो, मैं एक थोड़ी देर के लिए मान लूँ सारे चार्जेस सेम है, देन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? मतलब ये जो है, ये जो टर्म है, इसके क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कुल मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो परमिटिविटी जो टर्म है, तो सीधे सीधे मैं इसको परमिटिविटी बोलूँ तो ये क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स को डिक्रीज करता है। ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस को क्या करता है, डिक्रीज करता है। जो इंटरेक्शन हो रहा था, जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था, उसको रिड्यूस कर रहा है भाई। वैसे इसका नाम परमिटिविटी क्यों रखा फिर? तो भाई इसके लिए थोड़ा सा अपन डायलैक्ट्रिक्स जब पढ़ेंगे, डायलैक्ट्रिक्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कैपेसिटेंस में। कहाँ पर? कैपेसिटेंस। वहाँ पे बहुत अच्छे से डील करेंगे इसके साथ, समझेंगे कि क्या होता है। बट अभी के लिए आपको इतना समझना है कि भाई ये अपनी क्या करता है, खुद की जो फील्ड है, खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको क्या करता है, परमिट करता है। किस चीज़ के लिए परमिट करता है कि भाई आपको क्या करना है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को रिड्यूस करना है। खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब किसी मटेरियल की जो परमिटिविटी क्या होती है, मटेरियल का परमिटिविटी वो नेचर कि वो खुद की फील्ड को अलाउ करता है कि आपको ये 2 चार्जेस रखे हुए, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, उसको रोकना है। तो किसको अलाउ करता है भाई, किसको परमिट करता है? इट परमिट इट्स ऑन फील्ड, इट परमिट इट्स ऑन फील्ड टू रिड्यूस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस, टू रिड्यूस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस। क्लियर भाई? ये टर्म था परमिटिविटी। अब हमारा जो मेन टर्म है, हम जिस चीज़ की बात करें वो रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए, तो इसको हमने बोला था कि भाई जो परमिटिविटी जो वैल्यू है वो कितना है। हमने आपको बताया था कि जो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट जो हम बोलता है आपको, वो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। एयर या वैक्यूम की जो परमिटिविटी होगी उसको एप्सिलॉन नॉट, सबसे लोवेस्ट वैल्यू परमिटिविटी की हम बात करें तो वैक्यूम या एयर के लिए मिलती कितनी होती है भाई, इसके लिए इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12, जो बहुत ही कम है, वेरी लोवेस्ट। ऐसे अगर मैं बात करूं कि परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो समथिंग आती है भाई 8.1 नहीं 6.4 इंटू 10⁻⁻9 के आसपास, 6.4 अप्रोक्स वैल्यू बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं याद, कंफर्म नहीं है ये वैल्यू, इसमें कन्फ्यूजन है, बाकी ऑर्डर से 10⁻⁻9 नहीं। फिर अगर हम बात करें किसी और के लिए भाई, दूसरे किसी टर्म के लिए, ये -10 है सॉरी, किसी और दूसरे टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ तो फिर कितना आएगा भाई, मैंने सपोज किए कि भाई अपने किसने का लिया, ग्लास का लिया, तो वो भी 8.5 टू 10⁻⁻11। तो क्या भाई सबका ऐसा याद रखोगे आप? जैसे कि मेरे को इतना कन्फ्यूज़न है वाटर का याद रखने में, ग्लास का याद रखने में, तो भाई आपको भी कन्फ्यूज़न होगा। ऐसे तो बहुत सारे मेटेरियल हो सकते हैं। वाटर का अगर मैं बात करूँ तो इससे बहुत सारे लिक्विड हो सकते हैं, बहुत सारे। अगर ग्लास में बात करूँ तो ग्लास की जगह पर कोई दूसरा मीडियम आ सकता है, प्लास्टिक आ सकता है, माइका आ सकता है, कोई दूसरा और भी कोई मीडियम, बहुत सारे मटेरियल है भाई जो इंसुलेटर का काम करते हैं, जो फील्ड को जाने से रोकते हैं। तो ऐसे मटेरियल के लिए भाई अगर ये वैल्यू हमको डिसाइड करनी तो कितना सारा याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, एक टर्म को ईजाद किया यहाँ पर। वो टर्म क्या थी कि हम भाई इसको इस तरीके से याद रखें कि हमको ये केवल वैल्यू याद रखना हो। कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू हम याद रख सकते हैं, बड़ी आसान है, एक सिंगल वैल्यू याद रख सकते हैं। इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये किसकी भाई, एयर या वैक्यूम की है। आपने खुले स्पेस में, फ्री स्पेस में चार्ज के बीच का फोर्स देख लिया, आप ये देखो कि भाई दूसरे मीडियम में जाने में फोर्स को क्या अफेक्शन हो रहा है, या फोर्स में क्या चेंज आ रहा है। ठीक, फोर्स में कितने टाइम्स चेंज आ रहा है, तो जितने टाइम्स जो चेंज आएगा हो सकता है वो परमिटिविटी की वजह से आएगा।
तो इसको एग्जैक्ट हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि नया एक टर्म आपको लाना होगा भाई, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम भाई इसका? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हमने इस तरीके से लिखा कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ, अगर सपोज करो इसकी जो भी वैल्यू है, हमने बोला कि किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर 3 टाइम्स से एप्सिलॉन नॉट, कितना टाइम से? 3 टाइम है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो 3 जो टर्म हुआ भाई, 3 जो वैल्यू हुई वो एक तरीके से क्या हुआ, इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है ना, इन दोनों के बीच का क्या बता रहा है? रिलेशन। तो 3 को हमने बोला कि भाई ये जो चीज़ होगी इसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। एग्जैक्ट 3 नहीं, 3 तो एक नंबर है, कोई भी हो सकता है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई वाटर की जो परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ वाटर, वो 81 टाइम्स होती है एप्सिलॉन नॉट की। कितना टाइम होती है? 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स, या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। कि भाई अगर एप्सिलॉन नॉट में आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी आपको, परमिटिविटी ऑफ वाटर मिल जाएगी। तो क्या क्लियर हुआ सभी को? व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? तो रिलेटिव परमिटिविटी इज ए रिलेटिव टर्म जो दो चीज़ों को रिलेट करती है, परमिटिविटी ऑफ एन मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी, दूसरा रिलेट करती किसको? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से, कि भाई वैक्यूम के कितने टाइम में, वैक्यूम से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम लाते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर फोर्स बहुत कम होगा। ठीक, तो भाई कितना टाइम कम होगा, वो मीडियम कितना अफेक्ट डाल रहा है, तो कितने टाइम वो अपोज करता है एज कंपेयर टू वैक्यूम, वो आपका टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी। तो सभी को क्या क्लियर हुआ? और इस टर्म को याद रखना आसान है, हम इतना याद रख लेंगे भाई वाटर के लिए क्या होगा? 81 होगा, क्योंकि जो पावर थी एक्सपोनेंट उनके ऑर्डर में याद रखना बड़ा टिपिकल होता है। क्लियर सबको? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में समझ में आया भाई। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको इस तरीके से याद रखें, या फिर अ रिलेटिव टर्म विच रिलेट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विथ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, क्लियर? तो किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? एप्सिलॉन एम इक्वल, बोलिए जरा, एप्सिलॉन एम इक्वल कितना भाई? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यस आर नो? ओके, बहुत अच्छे से। चलिए भाई, तो फोर्सेस के साथ रिलेशन देखते हैं इसका थोड़ा सा जल्दी से। एक क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करने के लिए हम दे के जाएंगे इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट फोर्स के लिए। भाई फोर्स इन वैक्यूम कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हम फोर्सेस जो चार्जेस हैं उनको चेंज नहीं करेंगे, उन्हीं चार्जेस को किसी पर्टिकुलर मीडियम में रख के देखते हैं। तो हमने बोला कि भाई कितना फोर्स इन ए मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन m। परमिटिविटी किसकी आएगी भाई यहाँ पर? मीडियम की। अगर वैक्यूम था तो वैक्यूम की परमिटिविटी, और मीडियम होगा तो मीडियम की परमिटिविटी। चार्जेस वही हैं, सेपरेशन वही, चार्जेस भी वही, सेपरेशन भी वही। ओके, अब अगर आपको रिलेशन निकालना है तो भाई क्या इसको एफ एम फोर्स इन मीडियम क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको एज्यूम करो इक्वेशन फर्स्ट, इसको एज्यूम कर लो भाई इक्वेशन सेकेंड। ओके, चलिए भाई रिलेशन निकालते हैं। एफ नॉट बाय एफ एम करके देखते हैं कितना? एफ नॉट बाय एफ एम। तो क्या मिलेगा भाई? जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या एफ एम बाय एफ नॉट आपको ये मिलेगा कि 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। चलिए कितना? 1, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सो एप्सिलॉन आर कितना मिला भाई आपको? एप्सिलॉन आर इक्वल आपको मिलेगा एफ नोट बाय एफ एम, एफ नोट बाय एफ एम। जबकि एप्सिलॉन आर के लिए ये रिलेशन क्या आया था? एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट। तो क्या रेसिप्रोकल होता है भाई फोर्स? वाकई में जो हमने बोला था वही आ रहा है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट।
परमिटिविटी के क्या होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें आ रहा है एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या मिल रहा है एफ नॉट बाय एफ एम। तो आप इसको इतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं, किस तरीके से सॉल्व हुआ आपको पता है। फाइनली आपको ये ध्यान रखना है कि एफ नोट बाय एफ एम इक्वल एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन आर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट इक्वल एप्सिलॉन आर। भाई ये रिलेशन एक छोटा सा रिलेशन है, वो आपको ध्यान रखना है। और आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम बहुत ही अच्छे नाम से जानते हैं। ये स्ट्रेंथ है भाई किस चीज़ की, डाइलेक्ट्रिक की, किसकी, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्ट्रेंथ है किसका, इंसुलेटर्स का। कि कोई कंडक्टर के लिए तो आपने पैरामीटर सेट करके भाई किसी की अगर कंडक्टिविटी इतनी होगी तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। वैसे इंसुलेटर की भी हमको ज़रूरत लगती है, इंसुलेटर भी उतनी अच्छे हमारे पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप अगर मान लो लो वोल्टेज पावर सप्लाई कहीं से कर रहे हैं तो उसका इंसुलेशन जो किया आपने लोअर कैटेगरी का होगा चलेगा, बट अगर आप हाई टेंशन पावर सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो इंसुलेटर्स आपको लगाने होंगे वो पावरफुल लगाने होंगे। अगर ऐसा हुआ कि मान लो आपने इंसुलेटर जो लगाया वो हाई टेंशन पावर सप्लाई में अपने जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं दिखाता, मतलब इंसुलेशन नहीं दिखाता है, तो भाई क्या होगा, हम तो भरोसे में रहेंगे। हमने अब लगा कि भाई यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है या जो भी मटेरियल लगा हुआ है ये इंसुलेटर मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं, पर हो सकता है कि हाई टेंशन पावर सप्लाई में से उसमें से करंट पास हो रहा हो, तो मे बी चांसेस कि आपको शॉक लगे। तो भाई इसी चीज़ों से दूर रहने के लिए प्रिवेंशन पहले से रखा जाता है कि आप किस कैटेगरी का इंसुलेटर आपको चाहिए, किस कैटेगरी का इंसुलेटर आपको यूज़ करना होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाए कि भाई कितने वोल्टेज या कितनी पावर तक ये अपनी इंसुलेशन दिखा सकता है। तो उसको चेक करने का एक पैरामीटर होता है ये, क्या चीज़, एप्सिलॉन आर। इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने बोला डाइलेक्ट्रिक्स जब पढ़ेंगे हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे भाई, तो इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और बहुत सी जगह इसको के से भी डिनोट किया जाता है, बहुत सारे रेफरेंसेज में इसको के बोला जाता है भाई। बहुत सारे आपको क्वेश्चंस रेफरेंसेज मिलेंगे उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मिलेगा, क्या मिलेगा के। तो ये जो के है ना ये वही है, आपको कन्फ्यूजन जो आने वाले थे इन फ्यूचर कभी आते वो यहाँ से ज़रूर दूर हो जाएंगे। अब आप परेशान नहीं होंगे कि भाई ये क्या चीज़ थी। तो के जो है वो एप्सिलॉन आ रही है, ठीक है भाई। ये डायमेंशन लेस है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये भाई रिलेटिव टर्म है, और रिलेटिव टर्म जो होती है हमेशा क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो क्लियर भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इंसुलेटर की स्ट्रेंथ, कि कोई इंसुलेटर कितना पावरफुल है ये कौन बताएगा, ये हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताएगा, यानी कि एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही बात है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्लियर सभी को, कोई प्रॉब्लम हो तो भाई आप हमको बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ये कोई प्रॉब्लम है, तो उसको और भी रिजॉल्व किया जाएगा। बट अभी तक जो आपको वर्क दिया है उसको बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट करें और प्रॉपर उसका वर्क कंप्लीट करके जो भी फीडबैक है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आई उसको भी हमारे साथ शेयर करें। सो बेस्ट ऑफ लक।